फाइनली दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल से 1 जून को फाइनल यानी 7वें चरण की वोटिंग हुई। उसके बाद कल यानी कि 4 जून को नतीजे भी आ गए। अब बारी है देश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन कोई कमाल करते हुए सरकार बनाएगा। वहीं आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के एनडीए को 291 सीटें मिली हैं। इसके अलावा अगर इंडिया अलायंस की अगर बात करें यानी विपक्षी पार्टियों की इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें यानी इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो 18 सीटें यहां पर इस लोकसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आई हैं। तो यहां पर अगर कुल मिला के अगर देखें तो जो बीजेपी के एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। यहां पर सबसे अहम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी पार्टी है यानी आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये दो किंग मेकर की भूमिका जो है वो अदा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। फिलहाल इस तरीके की अभी कोई ऑफिशियल या उनकी तरफ से कोई इस तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इंडिया अलायंस की तरफ से ये बातें खबरें सामने निकल कर जरूर आई हैं कि उनको ऑफर दिया गया है। अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और चंद्रबाबू नायडू के पाले में गेंद है कि वो किधर जाएंगे, ये अपने आप में अहम है। एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक शाम के लिए होनी है, उसमें निकल के आएगा ये भी अपने आप में एक अहम है। और इंडिया अलायंस एंड बीजेपी के एनडीए की अगर बात करें तो वो बहुमत का दावा पेश करेगा अगर नीतीश कुमार और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू अगर वो इसका समर्थन करते हैं कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के एनडीए के साथ जाएंगे। ये जो आज का जो दिन है वो काफी अहम नजर आ रहा है। अब कुल मिला के इस लोकसभा चुनाव को अगर एक लाइन में कहना हो तो यहां पर ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस यानी विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस हार करके भी जीत गया है। वहीं अगर एक और बात करें बीजेपी का जो एनडीए है वो जीत करके भी हार गया। इस बात को कहने में कोई भी दो राय नहीं है क्योंकि इस समय पे जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा था, अगर हम लोग खासकर बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी को 240 या लगभग 241 सीटें, लगभग 240 सीटों की अगर बात करें, इतनी सीटें इस लोकसभा चुनाव में हासिल हुई हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 272 उस तक जो है बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। तो एक तरीके से कहें तो गठबंधन की सरकार इस बार जो है वो बनने जा रही है, चाहे वो बीजेपी के एनडीए की सरकार बने या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बने, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि आने वाले जो 4-5 दिन है ये काफी सरगर्मियों वाले हैं। यहां पर आपको ये इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, या आज शाम को ये क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये अपने आप में एक अहम चीज है। और सबसे ज्यादा अगर एक चीज और यहां पर हम लोग एक चीज की चर्चा कर लें, सबसे अहम है कि आपने मैन ऑफ द मैच क्रिकेट की लैंग्वेज में सुना होगा कि दो टीमें जब मैदान में होती हैं, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है। कई बार क्या होता है कि हारी हुई टीम को भी मैन ऑफ द मैच मिलता है। इसी प्रकार अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो इसमें अगर मैन ऑफ द मैच का कोई हकदार है तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव का एक तरीके से कहें तो मैन ऑफ द मैच इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को अगर सत्ता से बाहर करने का जो रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने किया है। और खासतौर पर अगर बात करें राहुल गांधी और इसके अलावा अखिलेश यादव की अगर दोनों की बात करें तो इनकी जो कैंपेनिंग थी उत्तर प्रदेश की, हम लोग उन सीटों की भी आगे बात करेंगे कि जिन पर बहुत ही कम मार्जिन के साथ और एक तरीके से कांटे की टक्कर हुई है, क्या उनमें अंतर था, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो जो कैंपेनिंग हुई और क्या वजह रही कि बीजेपी जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है अकेले दम पर 272 जो है वो नहीं छू पाई, ये भी एक अपने आप में एक अहम सवाल है, उस पर भी बहुत अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें बीजेपी के एनडीए को 36 सीटें मिली थी, यानी 62 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। इस बार बीजेपी का एनडीए 36 सीटों पर जो है वो एकदम पीछे आता हुआ एक तरीके से बीजेपी के एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ। यही वजह है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने में एक तरीके से जो उत्साह होता था बीजेपी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, इसके अलावा बीजेपी के जो दिग्गज नेता हो, वो नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया ब्लॉक की बात करें जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, इसके अलावा 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी
दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन करके पूरे लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, यानी बीजेपी को छोड़ दें, इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 99 सीटों का पे जो है वो 99 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो कुल मिला के तीसरे नंबर की जो अगर बड़ी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, यानी यहाँ पे 37 सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीएसपी जो है वो इतना बड़ा जनाधार, यानी 21% लगभग वोट जो है वो एससी का आता है, उसके बावजूद दलित वोट आता है, उसके बावजूद भी बीजेपी अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी एक अपना पूरे अगर बात करें 543 लोकसभा की सीटों में से पूरे भारत में कहीं भी खाता नहीं खोल पाई। तो ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अन्य को यहाँ पर एक सीट मिली है, जिसमें चंद्रशेखर की नगीना जो सीट है, नगीना लोकसभा सीट है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब वो सीट जो है उस पर जीत हासिल की है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है चंद्रशेखर के लिए, खासतौर पर चंद्रशेखर ने बहुत मेहनत की, तो ये भी है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो बीजेपी के लिए बड़ा जो हार का कारण बना, उसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छा करेगी। एक तरीके से कुछ टीवी चैनल्स की जो एग्जिट पोल की अगर बात करें, हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे रिसर्च के साथ और बहुत ही एक तरीके से रणनीति के साथ अगर कहें और बहुत ही समझबूझ के साथ जो एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल आप कह लीजिएगा वो दिखाए। दोस्तों इस बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कितने सटीक हमारे आंकड़े थे, इस पे भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस बारे में बताएं। और हमारी पीछे की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी अच्छे से चेक कीजिएगा। और तो कैसे आंकड़े रहे और क्या हमारा अनुमान था, वो एक तरीके से अगर हम लोग दिल्ली की उस चीज़ के लिए माफ़ी आपसे चाहते हैं, दिल्ली और इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, इन राज्यों में की बात करें और 1-2 राज्य और हैं, उसके अलावा हमारे जो एग्जिट पोल थे या फिर इसके अलावा हमारे ओपिनियन पोल थे वो बिल्कुल सटीक जो हमारे अनुमान थे या जो हमारे आंकड़े थे और जो ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें थी वो हमने दिखाने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं हमारे जो ओपिनियन पोल थे वो एक तरीके से एग्जिट पोल कह लीजिएगा आप, बिल्कुल सटीक जो है वो कहीं ना कहीं बैठे। तो इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें 28 सीटों के साथ टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीजेपी की बात करें 12 सीटें 18 से 12 पे बीजेपी आई, कांग्रेस पार्टी को महज यहाँ पर 1 सीट मिली। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जो है वो यूसुफ पठान ने उनको पराजित किया। तो ये अधीर रंजन चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं जो टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी के उनकी वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी ने इंडिया अलायंस का उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया जितने अच्छे से शुरू से लग रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर अगर कहें तो अधीर रंजन चौधरी को मुंह की यहाँ पर खानी पड़ी है। अब वहीं इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को एक तरीके से कहें तो नकार दिया है, यानी बीजेपी के एनडीए को पूरी तरीके से अगर कहें तो काफ़ी बड़ा झटका दिया है। यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की अगर बात करें, खासतौर पर महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो एक तरीके से बैकफुट पर आती हुई नजर आई है। और सबसे बड़ी जो हमने पहले की वीडियो में भी इसका जिक्र किया कि हमने कहा कि इंडिया जो शिवसेना है, शिवसेना का असली ऑनर कौन है और एनसीपी का असली ऑनर कौन है, इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो ये जनता ने बता दिया कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं असली शिवसेना के मालिक हैं। एकनाथ शिंदे जो कहीं बीजेपी ने ये बात उठाई थी कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। तो ये भी एक यहाँ पर अहम चुनाव है। यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया अलायंस को अगर देखें तो यहाँ पर 30 सीटें मिली। एक इंडिपेंडेंट सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है इंडिपेंडेंस के खाते में यहाँ पर सीट गई। तो कुल मिला के एक ये रास्ता। बिहार में अगर बात करें, बिहार में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस ने खास तौर पर देखें तो निराश जरूर किया है इंडिया अलायंस को यहाँ पर। और एनडीए ने अच्छी खासी सीटें जीती, बहुत अच्छा चुनाव यहाँ पे लड़ा। एनडीए को 30 सीटें मिली। और खास तौर पे जैसे पहले बताया कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार है, अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो नीतीश कुमार एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा फिलहाल प्रदर्शन अगर हम लोग बात करें तो 1 सीट से 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पहुंची। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, उसको भी यहाँ पर 0 से 4 सीटों पे पहुंची। तो फायदा सबको हुआ। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ अगर बिहार में अगर किसी को फायदा हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। 23 सीटें उसको मिली, 23 में से 12 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। तो कुल मिला के बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ। इसके अलावा चिराग पासवान की जो एलजेपी पार्टी है तो वो कहीं ना कहीं
जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक तरीके से क्लीन स्वीप किया। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ भी मुकाबला अच्छा रहा, बीजेपी ने कम सही लेकिन कमबैक जरूर किया यहाँ पे। इसके अलावा गुजरात की बात करें, गुजरात में एक सीट की सेंधमारी करने में कांग्रेस पार्टी सफल रही। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान का मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प रहा। इससे पहले अगर मैं मध्य प्रदेश की एक बात कहूँ, मध्य प्रदेश में जो सबसे जो चुनाव को खराब करने का काम किया वो कमलनाथ ने किया, क्योंकि शुरुआत में कमलनाथ जब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव शुरू हुआ उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बात चल रही थी कि जो एक कमलनाथ हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। और बीजेपी उस समय पे कमलनाथ ने इस तरीके से खुल के नहीं बोला, और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो जिस तरीके से उनको डट के मुकाबला करना चाहिए था, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि अगर कमलनाथ बीजेपी के एनडीए का हिस्सा होते तो जरूर जो है वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अच्छा करती और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें जरूर मिलती। तो एक तरीके से नेतृत्व की बात करें, कमलनाथ ने पूरा गेम बिगाड़ा यहाँ पे, इस बात को कहने में कोई दोहरा नहीं है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी भूमिका थी वो सचिन पायलट ने एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन चुनाव लड़ा। उनके जो सहयोगी थे, उनके जो साथी थे, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैंपेन की। तो एक तरीके से कहें तो कैप्टेंसी जिसे कहते हैं ना कि क्रिकेट की भाषा में कैप्टेंसी जो निभाने की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव जो है वो एक तरीके से लीड किया सचिन पायलट ने। तो इसमें भी अगर देखें तो सचिन पायलट का एक तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा, और अच्छी तरीके से यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 50-50 एक तरीके से चुनाव लड़ा दिया, और चुनाव लड़ाया भी, और साथ ही सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में आई। तो एक ये यहाँ पर अहम था। अब वहीं इसके अलावा मुद्दों की अगर बात करें, क्या ये चुनाव मुद्दों पे था, इसकी अगर बात करें तो इसमें भी कहने में कोई दोहराई नहीं थी, ये चुनाव मुद्दों पे भी लड़ा गया। इसमें जो मुझे समझ आया, जितना हमने कवरेज की उसमें जो मुझे समझ में आया, इसमें अग्निवीर जो योजना थी वो सरकार की, वो कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ, यानी बीजेपी के एनडीए को पूरे को नुकसान हुआ। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो जो संविधान बचाओ, जो अंडर करंट की जो बात की जा रही थी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट और जो बड़े बड़े पत्रकार, जो राजनीतिक जानकार थे, वो भी इसका जिक्र बार बार अपनी टीवी डिबेट्स में भी देखने को मिला। तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि जो संविधान बचाओ की जो बात थी, जो दलित वोट था एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में इंडिया अलायंस जो है वो कामयाब हुआ, और जो दलित वोट था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा अन्य जगह भी ये देखने को मिला, तो ये एक अहम था। इसके अलावा अगर अब हम लोग बात करें, नरेंद्र मोदी की जो बयानबाजी थी उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इसके अलावा जो विपक्षी गठबंधन के जितने भी नेता थे यानी इंडिया अलायंस के, जो बयानबाजी वो कर रहे थे सीधा सीधा, और जो मैनिफेस्टो की जो बात की जा रही थी, यानी उस पे मैनिफेस्टो पे एक तरीके से नरेंद्र मोदी और उसके जो बीजेपी के जो लोग थे, जनता को ये जानने में मजबूर कर दिया। ऊट पटाक के बयान, उनके जो ऊट पटाक तरीके के जो बयान थे, कहीं ना कहीं जो बयानबाजी भी एक बड़ा मुद्दा रही। उस लिहाज से देखें तो एक तरीके से ये चुनाव मुद्दों पे था। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, इसको नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा भी एक मुद्दा था। तो बेरोजगारी को लेकर के भी जनता में, और जो युवा खासकर उनकी बात करें, उनमें काफ़ी आक्रोश हमको नजर आया। तो कुल मिला के इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ। अब आगे फाइनल जो तस्वीर है हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लास्ट जो मेरी लाइन है, मैं उसको एक बार फिर दोहराता हूँ कि ये चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस यानी विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस चुनाव हार करके भी जीत गया, इतना उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी ये चुनाव एक तरीके से, बीजेपी तो खैर बहुमत के आंकड़े पे नहीं पहुंची, हार ही गई। इसके अलावा पूरे एनडीए की बात करें, बहुमत जरूर मिला है, यानी इंडिया अलायंस जो वो जीत करके भी, जो बीजेपी का एनडीए एक तरीके से कहें तो जीत करके भी वो हारा हुआ फिलहाल जो वो नजर आ रहा है। अब फाइनल शाम की जो मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की, इसके अलावा बीजेपी के एनडीए की, अब क्या सामने निकल के आता है, या इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगा तो डटकर मुकाबला करेगा, तो कई चीजें ऐसी अहम हैं। अब आगे अब आप इंतजार करिए और शाम की मीटिंग का इंतजार किए, आगे क्या आएगा। नया अपडेट जानने के लिए आप एके सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि हमारे जो ओपिनियन पोल थे आप उनसे कितने सहमत हैं, इसे जरूर बताइएगा। और बहुत ही विश्लेषण के साथ एक फेस कैम वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। सेटअप थोड़ा सा बना नहीं पाया, इस वजह से नहीं लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे और सारी रणनीति आपको बताएंगे किस तरीके से क्या हुआ। और जो हमारे आंकड़े थे, जो जिस तरीके से हमने आपको आंकड़े दिखाए, उनके पूरे तथ्य के साथ, पूरे फैक्ट के साथ आपको बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, क्योंकि